जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके और साइंस से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो साथियों, जिनका भी एग्जाम नज़दीक है, आप लोग कंप्लीट सेशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये हमारा बिहार पुलिस के लिए रेगुलर का क्लास का टाइमिंग है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस सूची के अंतर्गत में आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर डी अवशिष्ट सूची के अंतर्गत में? इस क्वेश्चन को हमने लाइव प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। तो जो डेली क्लास करते हैं बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो प्यारे साथियों, पंचायती राज प्रणाली जो है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 7वीं जो अनुसूची है हमारा संविधान का, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? आइए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, यहाँ पर क्या बोला गया? नहीं, ये तो है। भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते, ये संचित निधि पर भारित नहीं है। बाकी भारत के राष्ट्रपति का वेतन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन एवं भत्ता, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता, ये सभी संचित निधि पर भारित है। जबकि भारत का जो महान्यायवादी है, इसका वेतन और भत्ता ये संचित निधि पर भारित नहीं है। आगे देखिए, संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, बताइए कौन सा है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2017 में हुआ था। तो भारत में इसी संशोधन के तहत 1 जुलाई, पूरा डेट है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अच्छा, जीएसटी पंजीकरण में टोटल कितने अंक होते हैं? तो टोटल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो प्यारे बच्चों, जीएसटी जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करता है, तो बताइए जिसमें से एक कौन सा है? तो पांचों रीट आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा 5 रीट है? आपको साइड में दिख रहा होगा, ये 5 रीट है। तो जिसमें से आपका अधिकार परीक्षा लेख भी आता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत ये क्या करता है? रिट जारी करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर 5 के लिए आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 149 है, ये आपका संबंधित है किससे? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो याद रखिएगा, कल ही हमने आपको बताया था 10 बजे की क्लास में, वी नरहरि राव। ठीक है, वी नरहरि राव कौन थे? तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा, आपको पता है तो बता दीजिए, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? आगे देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है और बिल्कुल यही लेवल क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल आप लोगों ने किया होगा, क्रेडिट कार्ड भी किसी के पास होता है। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या है? तो डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसा निकाल सकते हैं, जो कि आप सभी निकालते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण को लिया जा सकता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं सबसे कम साक्षरता दर कहाँ का है, तो आप सभी जानते हैं अपना बिहार का है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में यहाँ पर आपका हो जाएगा
त्रिपुरा, ठीक है। ऑप्शन में बिहार नहीं है। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? तो केरल में सबसे अधिक है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, हमने जो क्वेश्चन आपको 6 नंबर बताया डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड में टोटल कितने अंक होते हैं, डिजिट जो होते हैं डेबिट कार्ड नंबर, आप लोग बताइए। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी के आर.बी. राव ने। बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? देखिए, जनगणना 2011 जो है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशल इस पर वीडियो भी बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 9 के लिए आंसर हो जाएगा दमन और दीव, ठीक है। दमन और दीव जो है सबसे कम लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेश में। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपका हो जाएगा पुदुचेरी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना होती है कहाँ पर? तो बंगाल में होती है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? तो 1867 में, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? 1897 में। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? यह क्वेश्चन तो पिछली बार भी 1 अक्टूबर को एग्जाम में पूछा गया था। आंसर है उदयन ने। उदयन किसके पुत्र थे? तो ये अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। और अजातशत्रु किसके पुत्र थे? तो ये बिंबिसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बिंबिसार। और एक होता है बिंदुसार। बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि की शुरुआत करने वाला प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आधुनिक भारत के इतिहास में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। कौन हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ था? और देखिए प्यारे बच्चों, सेशन बहुत ही शानदार है, इसलिए आपका फर्ज बनता है सेशन को कम से कम 1 लाइक जरूर करना, ठीक है। और सेशन जब समाप्त हो जाए तो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सप्तवर्षीय युद्ध की बात करें, ये आपका 1756 से लेकर 61 तक हुआ था और ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है, इंग्लैंड फ्रांस। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो प्यारे बच्चों, भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था आप सभी जानते हैं बंगाल गजट था, ठीक है। बंगाल गजट के संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? चलिए, केवल और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं, इसलिए शांतिपूर्वक क्लास में बने रहिए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सभी रचना जो है कालिदास की रचना है, ठीक है। कलहन की बात करें, राजतरंगिणी रचना है कलहन की, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। कृति का समानार्थी शब्द क्या है? तो प्यारे बच्चों, कृति का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? रचना, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? चलिए बताइए आंसर। और प्यारे साथियों, एग्जाम में अब ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करें, रेगुलर क्लास में बने रहिए। ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर 17 के लिए आंसर हो जाएगा मरणासन, ठीक है। और मरने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमूर्ष। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए बताइए 18 के लिए आंसर।
तो प्यारे बच्चों प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें इक प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पे प्रादेशिक है तो प्रादेशिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, चले बताइए 19 के लिए आंसर। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है ये आपका हो जाएगा रचना। ठीक है, रचना क्या है, स्त्रीलिंग शब्द रूप है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में कौन सीधा अनुपातिक होता है, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 21 के लिए आंसर हो जाएगा आवेशित कण के संवेग से। कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय व nवें सेकंड में दूरियों को किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगा, तो ये जो है समानांतर श्रेणी बनाएगी। पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। तो सभी कथन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है, ये क्या है, अशुद्ध यानी गलत कथन है। F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। आपने 10th क्लास में लेंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें F और 2F होता है। 2F क्या होता है, फोकस का 2 गुण, यानी ये आपका जिस तरह दर्पण में त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या, इसी प्रकार इसमें F और 2F होता है। तो इसका आंसर होगा वास्तविक एवं उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, बताइए। इन तीनों में से कौन सा बिंदु लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें से बताना है। तो ये छोटा कर देते हैं। तो लेंस क्या पूछा गया, कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर होते हैं। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। केवल प्रकाशिक केंद्र ही लेंस के मुख्य अक्ष पर होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 2, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। फ्यूज तार से संबंधित निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए कथन दिया हुआ है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 26 के लिए आंसर क्या होगा, बताइए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, बिल्कुल सही है। फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह निम्न गलनांक और यहाँ पे उच्च होना चाहिए, उच्च क्या होना चाहिए, प्रतिरोध। ठीक है, यह निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध से बना होता है, ये सभी सही है। ठीक है, यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दोनों सही है। तो 26 के लिए आंसर हो जाएगा बी वाला 1 और 2 दोनों। ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन का गुण किसमें पाया जाता है, बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए 27 के लिए आंसर। तो प्यारे बच्चों ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन का गुण जो है ये पाया जाता है अमोनियम क्लोराइड में। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वापातन में होता क्या है, कोई भी ठोस सीधा गैस में बदलता है। निम्न में से कौन सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है, बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर। तो आप कहेंगे सैंधव सभ्यता का स्थल, इसमें से लंगनाज नहीं है। बाकी राखी गढ़ी की बात करें ये हो जाएगा, कालीबंगा भी है, लोथल भी है, ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, चलिए बताइए 29 के लिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो फटाक से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर इसका PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही है, चेम्सफोर्ड की बात करें तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था चेम्सफोर्ड के समय में ही, ठीक, और इसी के समय में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना भी होती है। दिल्ली दरबार, लॉर्ड रीडिंग नहीं होगा, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, ये सभी गलत है, केवल ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो किस गेट के ऊपर फहराया था, तो यहाँ पर 30 के लिए आंसर होगा लाहौरी गेट। ठीक है, लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली
ट्रेनों में से एक गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई थी? आंसर है 2016 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको बताया है। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। अच्छा, वर्तमान में कौन सा लोकसभा चल रहा है? तो 18वीं लोकसभा चल रहा है, जिसका अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये तो काफ़ी आसान है। भारत में लोकसभा के लिए पहला जो आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? चलिए बताइए 34 के लिए आंसर। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का जो आधार है क्या हो जाएगा? युद्ध भी हो सकता है, बाह्य आक्रमण भी हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह, इन सभी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जा सकता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सभी। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, इसके बारे में आर्टिकल 352 में बताया गया है और अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। जिसको पता है तीनों डेट छाप दीजिए। पहली बार 1962 में लगा था, दूसरी बार कब लगा था? 1971 में, तीसरी बार 1975 में लगा था, ध्यान रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? तो कई बार हमने आपको बताया है, एक 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है, इसी के तहत हटाया गया था। और वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची इनमें से कौन सी नहीं है? चलिए, इसका आंसर है परिवर्ती सूची। बाकी राज संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये सभी है, जबकि परिवर्ती सूची नहीं है। गरीबी के माप की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है? आंसर है आय एवं व्यय दोनों विधि को लाया जाता है। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की जो मुख्य भूमिका होती है, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। बचत खाते का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए, आंसर बताइए, बचत खाते का उद्देश्य क्या है? तो आप बताएंगे जमा पर ब्याज अर्जित करना बचत खाते का उद्देश्य है। निम्न स्थानों को उद्योगों से मिलाइए। एक तरफ स्थान के नाम है, दूसरे तरफ उद्योग है। बताइए, लौह इस्पात कहाँ पर होगा? तांबा कहाँ पर होगा? वायुयान उद्योग कहाँ पर है? एल्युमिनियम उद्योग कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग कहेंगे आपका जो लौह इस्पात है ये कहाँ पर हो जाएगा? बताइए। तो लौह इस्पात आपका हो जाएगा जमशेदपुर, यानी कि आपका सी वाला का हो जाएगा 1 नंबर, ठीक। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर क्या है? तो बेंगलुरु में आपका आ जाएगा वायुयान हो जाएगा। कोरबा की बात करें तो कोरबा आपका हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए, और मलाज खंड आपका तांबा के लिए, ठीक है। मलाज खंड कहाँ का होगा? तांबा के लिए। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, आंसर बता देते हैं। इसका हो जाएगा डी वाला 3 4 1 2, सही कर लीजिएगा, 3 4 1 2। त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या है? आंसर है CnH2n-2। निम्न में से किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो आप कहेंगे यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। कौन हो जाएगा? डायमंड। किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है? चलिए बताइए, 43 के लिए आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर बाकी ये तीनों जो है क्या है? संघनन बहुलक है। उप सहसंयोजकता में निम्न में से क्या होता है? बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर।
तो उप सहसंयोजकता में क्या होता है, तो आप कहेंगे एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है, ये है उप सहसंयोजकता। 9th क्लास में ये है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैग्नीज का अयस्क बताइए इसमें से कौन सा है। चलिए बताइए, मैग्नीज का अयस्क इसमें से कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, मैग्नीज का अयस्क हो जाएगा यहाँ पे पायरोलोसाइट। क्या हो जाएगा, पायरोलोसाइट। ए वाला ऑप्शन सही है। और इसका फॉर्मूला पूछे तो MnO2 होता है। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए देखते हैं। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है। यहाँ पर देखिए इसका दिया हुआ है, बताइए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, यही वाला गलत है। आप सभी जानते हैं ये गलत होगा, कुचालक होगा, बाकी दूसरा वाला सही है। तो 2 नंबर सत्य है और 1 नंबर असत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। 10th क्लास में आपको मिल जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए एक्चुअल में द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि विनिमय। तो यहाँ पर कह सकते हैं बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला है। यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि यहाँ पर दिया हुआ है सब सिंबल, आपका म्यू बी है, म्यू वाई है, और ये क्या है आपका डी होना चाहिए। ठीक है, सॉरी डी नहीं, यहाँ पर कलर देखते हैं नीला, पीला और हरा। तो नीला के लिए ब्लू है, पीला के लिए आपका येलो है, और हरा के लिए ग्रीन, यानी कि आपका जी है। ठीक, सही कर लीजिएगा। तो बताना है कि इनके बीच जो है कौन सा संबंध सही है। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखिए, समझा देते हैं। तो देखिए होता क्या है, आप सभी जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है 1/तरंग दैर्घ्य, यानी जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कौन कौन सा कलर है। आप कहेंगे नीला, पीला और हरा। कौन कौन है, नीला, पीला और हरा। तो आप सभी जानते हैं लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और नीला यानी बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर बैगनी के लिए कौन सा सिंबल यूज हुआ है, तो बैगनी के लिए ये वाला सिंबल है। तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो इसको शुरू में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे शुरू में कौन सा लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं ब्लू को ऐसे दिखाया गया, यानी कि ये सबसे बड़ा, इसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है। उसके बाद फिर यहाँ पे म्यू होगा, फिर उसके बाद ग्रीन का होगा, फिर येलो का। तो ये इसका क्रम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। हमने कैसे निकाला, हमने देखा कि बैगनी कलर का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक वाला बैगनी इसका एक ही ऑप्शन में, केवल ए वाला में। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों का निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। आंसर है विभाज्योत्तक उत्तक, जिसको इंग्लिश में मेरिस्मेटिक बोला जाता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट करके, कब हुआ था, इसके कौन थे चिपको आंदोलन के नेता और कहाँ पर हुआ था। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक करना है और अधिक से अधिक सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं रात 8 बजे।